सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी फार्मास्यूटिक्स 1 का सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है। ओके, सो ये सीरीज़ में हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने छाटे हैं यूनिट वाइज। जैसे कि ये वाली जो सीरीज़ चल रही है, इसमें यूनिट 1 हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। आगे वाली सीरीज़ में हम लोग यूनिट 2 भी लेंगे, जैसे कि यूनिट 2 हो गई है। तो हम लोग इस यूनिट 1 में चल रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस कर लिए थे। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, ये हम लोगों ने कर लिया था। सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सॉल्युबिलिटी, ये भी हमने कर लिया था। अगर दोस्तों आपको ये इस वीडियो की लिंक देखनी है कि ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी क्या है, तो दोस्तों इस वीडियो की लिंक आपको यहाँ आ रही होगी आई कार्ड में। ओके, सो आप वहाँ क्लिक कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस वाली वीडियो में जो ये पर्टिकुलर वीडियो है, हम लोग इस पर थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। पहले हम लोग इसके डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को एक्सप्लेन करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। और फिर बताना है उसके लिमिटेशंस और उसके एप्लीकेशंस। तो 3 चीज़ें बतानी है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है, फिर उसकी लिमिटेशंस बतानी है और फिर एप्लीकेशंस बतानी है। ओके, सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो गाइस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक हमारा लॉ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और ये हमें सॉल्युबिलिटी के बारे में बताता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किससे रिलेटेड है, तो आप कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है। ओके, सो ये रहा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ़ अ सल्यूट ए डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 इमिसिबल सॉल्वेंट, तो सबसे पहली लाइन पढ़ती कि क्या है, इफ़ अ सल्यूट ए डिस्ट्रीब्यूट्स बिटवीन 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स एक्स एंड वाई। तो दोस्तों इसका मतलब है कि एक सल्यूट है मेरे पास ए, ओके, और इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि डिज़ोल्व, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट का मतलब डिज़ोल्व ही है। ओके, मैंने इसको 2 इमिसिबल लिक्विड्स में डिज़ोल्व किया है, तो मेरे पास एक सोल्यूशन है ए। ओके, ए मेरे पास एक सोल्यूशन है और इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है या डिज़ोल्व किया है 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स में। एक है उसमें एक्स और एक है उसमें दोस्तों वाई। ठीक है, मेरे पास 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स है। तो इमिसिबल सॉल्वेंट का मतलब होता है ये एक्स और वाई एक दूसरे में सॉल्यूबल नहीं है। जैसे कि पानी और ऑयल, वाटर और ऑयल, ये दोनों चीज़ें जो हैं, वाटर और ऑयल, ये दोनों में कभी मिक्स नहीं होंगी। तो आप कह सकते हैं कि वाटर एंड ऑयल जो है वो आपका इमिसिबल है। अब अगर आप अल्कोहल और वाटर ले तो ये दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये मिसिबल है, ये इमिसिबल नहीं है, क्योंकि वाटर और अल्कोहल एक दूसरे में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इमिसिबल का मतलब ये है कि वो एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर 2 सोल्यूशन हैं और मैंने ए लिया है तो कुछ अमाउंट ऑफ ए एक्स में डिज़ोल्व होगा। जाहिर सी बात है, कुछ अमाउंट ऑफ ए एक्स में डिज़ोल्व होगा और कुछ अमाउंट ऑफ ए जो है वो वाई में डिज़ोल्व होगा। सिंपल सी बात है, कुछ अमाउंट एक्स में डिज़ोल्व होगा, कुछ अमाउंट वाई में डिज़ोल्व होगा। अब कितना होगा वो तो हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन ये तो हम लोग को पता है कि कुछ एक्स में डिज़ोल्व होगा और कुछ वाई में डिज़ोल्व होगा, है ना। तो ये इसमें पहली लाइन में कहा है। ठीक है, तो पहली लाइन यही कह रही है कि इफ़ अ सल्यूट ए डिस्ट्रीब्यूट्स बिटवीन 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स एक्स एंड वाई एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है, टेम्परेचर को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, एंड द सल्यूट ए डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन द 2 लिक्विड्स। तो दोस्तों इस लाइन का मतलब है सल्यूट ए डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन द 2 लिक्विड्स। इसका मतलब वही जो मैंने बताया था कि जो ए है वो थोड़ा तो एक्स में डिज़ोल्व होगा और थोड़ा वाई में डिज़ोल्व होगा। ठीक है, ओके, फिर है नेक्स्ट लाइन, इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इन 2 सॉल्वेंट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो दोस्तों आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, तो मेरे पास एक था सॉल्वेंट ए, मतलब कि एक था सल्यूट ए जिसको मैंने डिज़ोल्व किया था 2 सॉल्वेंट्स में, एक था एक्स और एक था वाई। तो मैंने क्या कहा था कि कुछ अमाउंट ऑफ ए जो है वो एक्स में डिज़ोल्व होगा और कुछ अमाउंट ऑफ ए है वो वाई में डिज़ोल्व होगा। ठीक है, मुझे ये पता था, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा इसको आगे फर्दर ले गया। तो मैंने क्या कहा कि ए कुछ एक्स में डिज़ोल्व होगा, तो मान लीजिए कि जो ए है जो एक्स में डिज़ोल्व हुआ है उसका कंसंट्रेशन C1 है। तो जो एक्स में डिज़ोल्व हुआ है जितना भी ए उसका कंसंट्रेशन C1 है और जो वाई में डिज़ोल्व हुआ है उसका कंसंट्रेशन C2 है। ठीक,
तो C1 और C2 मेरे हैं। तो C1 दोस्तों फिर से बताता हूँ कि ये X में कंसंट्रेशन है और C1 जो है दोस्तों ये Y में कंसंट्रेशन है। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है कि अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिले। कांस्टेंट वैल्यू मतलब कि एक सिंपल वैल्यू जैसे कि 5, 7, 6 जो चेंज नहीं होती। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होता है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी और उसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोगों ने कहा है K। तो दोस्तों ये है इसका फॉर्मूला कि C1/C2 मतलब कि इन दोनों को मैंने डिवाइड किया है तो कांस्टेंट क्या मिला है K मुझे, ठीक है। तो यही कांस्टेंट K को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और यही है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एक सिंपल डेफिनेशन, यही है कि अगर मैं एक सोल्यूशन लूँ A और उसको डिज़ोल्व करूँ दो सॉल्वेंट में X एंड Y, तो जाहिर सी बात है कुछ अमाउंट ऑफ A X में डिज़ोल्व होगा, कुछ अमाउंट ऑफ A Y में डिज़ोल्व होगा, है ना। अब ये बता रहा है कि जितना अमाउंट ऑफ A X में डिज़ोल्व हुआ तो मान लीजिए कि उसकी कंसंट्रेशन C1 है, और जितना अमाउंट ऑफ A डिज़ोल्व हुआ Y में मान लीजिए उसकी कंसंट्रेशन C2 है ना, C2 है, ठीक। तो कह रहा है कि जो इन दोनों का रेशियो होगा, मतलब कि जो इन दोनों का मतलब कि जब आप करेंगे डिवाइड करेंगे तो जो इनका जो आंसर आएगा, जो रेशियो आएगा वो K आएगा। K मतलब कि कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। यही सिंपल ये बात कह रहा है ना। अब हम लोग इसको डेराइव भी करेंगे, पहले आप इस फॉर्मूले को समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें जाए वो लिखा भी हुआ है कि C1 और C2 और K है क्या, ठीक है। तो दोस्तों C1 जो हमारा C1 है, हमारा वो कंसंट्रेशन ऑफ A इन सॉल्वेंट X, जो हमारा C2 है वो कंसंट्रेशन ऑफ A इन सॉल्वेंट Y, और जो हमारा K है, वो है पार्टीशन कोफिशिएंट, इज कॉल्ड द पार्टीशन कोफिशिएंट और डिनोटेड बाय KD। तो दोस्तों आप इसको या तो K कहें या KD कहें, या तो डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कहें या पार्टीशन कोफिशिएंट कहें, बात एक ही है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो K है इसे हम लोग पार्टीशन कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके, जो K है उसे हम लोग पार्टीशन कोफिशिएंट कहते हैं, और इसको दूसरा नाम है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। ओके, तो ये इस K कांस्टेंट के दो नाम हैं, ठीक है। आपको 2 नंबर में ये जो सेक्शन A आता है उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एक सिंपल सी डेफिनेशन कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता क्या है। अब हम लोग इसको डिराइव करते हैं, मतलब कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दोस्तों अगर आपको सही से जानना है तो आपको थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, ठीक है। और यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम दोस्तों एक रिएक्शन होती है, जैसे कि मैं सिंपल से बताऊँ आपको कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे कि समझ लीजिए एक रिएक्शन है जहाँ पे A कन्वर्ट हो रहा है B पे, एक रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है मुझे नहीं पता, लेकिन आप मान लीजिए कि एक आर्बिट्रेरी रिएक्शन है जहाँ पे A कन्वर्ट हो रहा है B पे, है ना। तो आपने रिएक्शन शुरू करी तो धीरे धीरे A कन्वर्ट हो रहा है B में, लेकिन एक समय आएगा जब ये रिएक्शन रुक जाएगी, है ना। थोड़ा सा A यहाँ पे बचा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे, और जितना B बनना होगा वो बन गया होगा। जब रिएक्शन रुक जाती है ना, जब रिएक्शन रुक जाती है और जब और रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करती है, और अगर आपको रिएक्शन आगे प्रोसीड कराना है तो या तो आपको हीट देनी पड़ेगी या दूसरा सॉल्वेंट ऐड कर, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, ऐसे अपने आप से नहीं हो रहा है। उसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसी कंडीशन को कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम, मतलब कि अब जो है रिएक्शन आगे फर्दर नहीं प्रोसीड करेगी, अब इसको आपको कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो इक्विलिब्रियम दोस्तों वो होता है कि अब रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगी, है ना। तो देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है कि जो आप ये देखिए सिंपल, आप अगर आप पढ़े तो क्या लिखा है, 1 मिनट। सो सिंपल सी बात है, इन इक्विलिब्रियम लॉ दिस इज द इक्विलिब्रियम। तो मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम पे बेस है, तो ये इक्विलिब्रियम लॉ है। When the distribution of solvent A has reached its dynamic equilibrium, मतलब कि distribution of A has reached in dynamic equilibrium, इसका मतलब सिंपल भाषा में यह है कि जब A अपनी क्षमता अनुसार X और Y में जा चुका है, अपनी क्षमता अनुसार, the rate R1 at which A molecules A मतलब कि molecules of A का मतलब है, ठीक है, molecules of A pass from X to Y is proportional to its concentration C1 in the X. The rate R2 at which molecule A pass from solvent Y to X is proportional to its concentration at C2.
मोर ओवर एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ सल्यूट माइग्रेशन फ्रॉम वन सॉल्वेंट टू अनदर इज ऑल्सो इक्वल। तो दोस्तों आपको अब ध्यान रखना है ये कि जो रेट है R1 का जब A पास हो रहा है X2Y, और जो रेट 2 है जो R2 है, जो रेट दोस्तों आपका R1 है वो रेट है कि किस रेट से जो A है हमारा सल्यूट है वो X2Y जा रहा है, और रेट जो आपका R2 है, जो रेट आपका R2 है वो बता रहा है कि किस स्पीड से वो आपका A जो है वो Y टू X जा रहा है ना। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया है तो मीन्स जो दोनों रेट हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तभी दोस्तों यहाँ पे लिखा है R1 इक्वल टू R2, मीन्स दोनों रेट हैं जो इक्वल हो चुके हैं। ओके, जब दोनों रेट इक्वल हो चुके हैं तो अब हम लोगों ने डिराइव किया कि रेट 1 क्या है। तो रेट 1 दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, रेट 1 जो है वो आपका R1 इक्वल टू K1 मल्टीप्लाई बाय C1। K1 क्या है, वो कांस्टेंट है आपका, ठीक है। और जो रेट 2 है आपका वो रेट 2 है K2 मल्टीप्लाई बाय C2। अब K2 भी आपका कांस्टेंट है। अब क्योंकि दोस्तों कंडीशन इक्विलिब्रियम की है, कंडीशन दोस्तों आपको इक्विलिब्रियम की है, तो इस इक्विलिब्रियम के हिसाब से जो R1 है वो R2 के इक्वल हो जाता है। इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए जो हम लोगों ने क्या किया कि K1 मल्टीप्लाई बाय C1 इक्वल टू K2 मल्टीप्लाई बाय C2, है ना। या इसी को अगर आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी, ये C1 अपॉन C2 इक्वल टू K2 अपॉन K1। अब देखो दोस्तों ध्यान रखिए इधर जरा, ये लाइन पढ़िए कि K1 और K2 दोनों कांस्टेंट है, K1 भी कांस्टेंट है K2 भी कांस्टेंट है। अब अगर दो कांस्टेंट को आप डिवाइड करेंगे तो बात तो वही आएगी, दो कांस्टेंट को डिवाइड करने पे भी एक कांस्टेंट ही तो आएगा, वही कांस्टेंट आपका KD है, वही दो कांस्टेंट दोस्तों आपका है KD, और इसी को कहते हैं दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, या कुछ लोग कहते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट। ओके, इस रिएक्शन का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। दिस इज द नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो अगर आप या तो बोले डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या बोले नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो बात एक ही है। तो पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ना कह के नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोला जा सकता है ना। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही, और जहाँ पे KD जो है आपका वो सिंपल वही कांस्टेंट है जिसे हम लोग पार्टीशन कोएफिशिएंट या डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पूछी थी आपसे लिमिटेशंस। तो इसी काफ़ी सारी लिमिटेशंस है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि लिमिटेशंस क्या है। तो सबसे पहला लिमिटेशन है कि जो सल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि जब मैंने दोस्तों बताया था कि A जो है वो X और Y में डिज़ोल्व हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि A को X के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना चाहिए और A को Y के साथ भी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल जैसे कि पानी को शक्कर में घोलें तो शक्कर जो है पानी के साथ बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती है, वो वैसी की वैसी ही बनी, मतलब कि उसके मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं आता है, वो डिज़ोल्व हो जाती है लेकिन उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही रहता है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो बिल्कुल होनी चाहिए वो है कि उसमें जो उसका मॉलिक्यूलर स्टेट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज नहीं होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि ना तो जो मॉलिक्यूल्स है वो डिसोसिएट होने चाहिए ना वो एसोसिएट, न मतलब कि डिसोसिएट का मतलब होता है टूटना और एसोसिएट का मतलब होता है एक साथ जुड़ना, तो ना तो वो एक साथ जुड़ने चाहिए ना तो एक साथ टूटने चाहिए। ओके, थर्ड है जो मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर में अगर चेंज लाए तो बात अलग हो जाएगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ काम नहीं करेगा, ठीक। और दूसरी बात फोर्थ है सल्यूट कंसंट्रेशन आर नोटेड आफ्टर द इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश्ड। मतलब कि दोस्तों आप जैसे कि इसका मतलब है जब A को आप डिज़ोल्व करेंगे X और Y में तो आप तुरंत नहीं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाने लगेंगे, पहले थोड़ा वेट करेंगे और पूरा डिज़ोल्व होने देंगे। जब देखेंगे कि अब और डिज़ोल्वेशन नहीं हो रहा है तभी आप अपना कैलकुलेशन शुरू करेंगे। ऐसे नहीं कि बस आपने रिएक्शन शुरू करी और फिर ठीक 1 मिनट बाद आप शुरू कर दिया आपने कैलकुलेशन करना, नहीं, बिल्कुल आपको वेट करना है कि कब तक वो कंप्लीट हो जाए। ओके, एंड नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट है आपका द सल्यूट कंसंट्रेशन इन बोथ सॉल्वेंट इज लो, द लॉ डज नॉट होल्ड व्हेन कंसंट्रेशन आर हाई। ये एक
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कंसंट्रेशन बहुत हाई है, जैसे कि जो मैंने बताया था कि C1/C2 इज इक्वल टू K, जो मैंने बताया था कि ये मैंने बताया था कि जो C1 और C2 दोनों हैं वो कम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, लो कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर हाई कंसंट्रेशन है तब भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ काम नहीं करेगा, लो कंसंट्रेशन में ही ये काम करता है। तो काफ़ी लिमिटेशंस हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस भी बहुत अच्छे हैं कि द प्रोसेस इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द एक्वस सोल्यूशन। दोस्तों इस प्रोसेस को आप ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एक्वस सोल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर कोई एक्वस सोल्यूशन है वो अगर उसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिज़ोल्व हो गया है तो इस प्रोसेस से आप आराम से उसको निकाल लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज़ वेरी यूजफुल फॉर मेटलर्जिक ऑपरेशंस। मेटलर्जिक मीन्स मेटल से रिलेटेड, तो आप ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कोई भी वाइवा में कि मेटलर्जी क्या होता है, मेटल से रिलेटेड होता है। ठीक है, अ पॉपुलर एग्जाम्पल इज़ डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। तो लेड में अगर सिल्वर मिल गई है तो उसको निकालने के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। ठीक है, और से पार्क प्रोसेस भी कहते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है ये मेटलर्जिक ऑपरेशन और डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। ठीक है, क्योंकि मेटल्स में ये काफ़ी यूज़ होता है। थर्ड जो आपका पॉइंट है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्सेशंस एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो जो कॉम्प्लेक्सेशन जो रिएक्शंस होती हैं और हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट होती हैं, उनको पढ़ने के लिए भी ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको पढ़ने के लिए हमें यूज़ किया जाता है। और जो दूसरी बात है कि डिटर्मिनेशन, दिस लॉ इज़ ऑल्सो यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स साथ में जुड़ना और डिसोसिएशन मीन्स टूटना। ठीक है, तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों के लिए ये लॉ भी यूज़ होता है। तो दोस्तों ये जो सिंपल उसके लिमिटेशंस, ये हैं दोस्तों सिंपल इसके लिमिटेशंस, ये रहा लिमिटेशंस और ये रहा एप्लीकेशंस। दोस्तों ये आप आराम से याद कर सकते हैं और इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। और दोस्तों बात रही इसके डेरिवेशन की, तो ये दोस्तों आपको डेरिवेशन में यही आपको फॉर्मूला लिखना होगा कि K1 और K2 कैसे है। और ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम शब्द का जरूर मेंशन करें, क्योंकि ये पूरा लॉ जो है इक्विलिब्रियम लॉ पे ही बेस है। तो इक्विलिब्रियम को आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, और ये थी इसकी डेफिनेशन और ये था इसका फॉर्मूला। जो फॉर्मूला तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में तो आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। तो ये रहा इसका फॉर्मूला। ओके, सो स्टे ट्यून्ड गाइस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।